आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस या बुद्धि। बुद्धि जिसे हम सभी बढ़ाना चाहते हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमारी बुद्धि काफ़ी तेज हो और हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएँ। और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत सी दवाइयाँ भी ली हों, बहुत से योगा किए हों या और भी कई उपाय किए हों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धि की परिभाषा के बारे में। तो बुद्धि को परिभाषित करने के लिए बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी। इसमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं यहाँ पर बताई गई हैं, जिनमें से वेस्लर की परिभाषा सबसे प्रमुख मानी जाती है। वेस्लर ने बताया कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन करता है। तो वेस्लर ने यहाँ पर बुद्धि को एक सार्वजनिक क्षमता माना है, एक समुच्चय माना है। और समुच्चय क्यों माना है? क्योंकि इसके द्वारा हम बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे हम अपने उद्देश्यपूर्ण कार्य को पूरा करते हैं और हम चिंतन करते हैं, विवेकशील चिंतन करते हैं किसी भी समस्या पर या किसी भी विषय पर। हमारी जो चिंतन करने की क्षमता है वो कहाँ से आती है? तो वह आती है बुद्धि से। तथा हम किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं, किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हैं या जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं, उस परिस्थिति में जो हमारा एडजस्टमेंट होता है, हम कैसे उस परिस्थिति के साथ समायोजन करते हैं, तो यह क्षमता भी कहाँ से आती है? यह भी हमारी बुद्धि का ही परिणाम है। हमारी बुद्धि जितनी अधिक होती है उतने ही अच्छे से हम किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हम वहाँ पर अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेते हैं या समायोजित कर लेते हैं। तो इसीलिए बुद्धि को एक सेट कहा गया, एक समुच्चय कहा गया, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से कार्य संपन्न होते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है रॉबिन्सन की। रॉबिन्सन के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, यानी जो मस्तिष्क से रिलेटेड व्यवहार हैं। हम जो भी चीज़ें सोचते हैं, विचार करते हैं या किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, ये सभी किससे संबंधित हैं? बुद्धि से संबंधित हैं। तो यहाँ पर क्या बताया इन्होंने कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। तो यहाँ पर रॉबिन्सन ने कुछ पॉइंट्स बताए। इन्होंने बताया कि बुद्धि क्या है? बुद्धि किसी भी समस्या को समाधान करने की क्षमता है और किसी भी नए परिस्थिति में समायोजन करने की क्षमता है। इसके साथ साथ बुद्धि अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता है। अमूर्त रूप से मतलब कि आप
मन में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं और उस सोच के अनुसार कार्य कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता भी है। बुद्धि के द्वारा क्या होता है कि हम जो पास्ट में गलतियां कर चुके हैं या पास्ट में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके हेल्प से हम फ्यूचर में उन गलतियों को सुधार सकते हैं और अच्छे बेनिफिट्स पा सकते हैं। समझ में आ गया बुद्धि की परिभाषा। अब हम इन परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का योग है, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि जिसमें बताया गया कि बहुत सारी योग्यताओं को मिलाकर बुद्धि को एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया वेस्लर ने। दूसरा पॉइंट है कि बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है, जैसे हम सभी भी बुद्धि के सहारे समस्याओं का समाधान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। जैसा कि ऊपर दोनों मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि बुद्धि के द्वारा हम किसी भी नई परिस्थिति में आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं या आसानी से उस परिस्थिति में समायोजित हो जाते हैं या समायोजन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं बुद्धि के मापन की। हमने बुद्धि की तो बात कर ली कि बुद्धि क्या होती है, इसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, लेकिन हम कैसे जानें कि हमारी बुद्धि कितनी है। तो इसके लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परीक्षण बनाए, बुद्धि परीक्षण बनाए और उन परीक्षण के माध्यम से बुद्धि को मापने की कोशिश की। तो जैसा कि जॉनसन ने यहाँ पर बुद्धि के बारे में बताया कि बुद्धि एक इलेक्ट्रिसिटी के समान है, एक बिजली के समान है, जिसे परिभाषित करना काफ़ी कठिन है, लेकिन उसे हम आसानी से माप सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा उसे मापना आसान है। बुद्धि का मापन विभिन्न बुद्धि परीक्षणों द्वारा किया जाता है और यहाँ पर हम कुछ मुख्य बुद्धि परीक्षणों का अध्ययन करेंगे। तो एक बार पहले हम बुद्धि परीक्षण के नाम देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम उनका अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा बिने परीक्षण, बिने इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था। सेकंड है हमारा वेस्लर स्केल। थर्ड है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। फोर्थ नंबर है हमारा गुड इनफ ड्रा ए माइंड टेस्ट। और लास्ट है कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण या कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की, जो कि है बिने परीक्षण या बिने टेस्ट। फ्रेंच गवर्नमेंट ने अल्फ्रेड बिने को यह कार्य सौंपा कि वह एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण करें और इस कार्य में इनकी मदद की डॉक्टर थियोडोर साइमन ने। और 1905 में इन्होंने एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जिसमें कुल 30 एकांश थे और जिनके द्वारा मूलतः बच्चों में भाषा का प्रयोग एवं चिंतन एवं बोध आदि का मापन होता था। यानी बच्चों की थिंकिंग को देखा जाता था, उनके लैंग्वेज और उनके इंसाइट को मापने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जैसा कि हमें पता है कि कोई भी चीज़ आती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं और वह कमियां बाद में दूर करने की कोशिश की जाती है। तो जो पहला टेस्ट आया 1905 में, उसमें भी कुछ कमियां रह गई थी और इन कमियों को इसके संशोधन में दूर करने की कोशिश की गई और इसका पहला संशोधन आया 1916 में, जिसकी मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें कुछ नए एकांश जोड़े गए, मतलब इनमें कुछ नए प्रश्न जोड़े गए और
इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रश्न जो बुद्धि परीक्षण के हिसाब से सही नहीं थे उनको वहाँ से हटा लिया गया और एकांशों की संख्या बढ़कर 30 से 58 हो गई, 58 हो गई, जो कि पहले 30 थी। अब यहाँ पर जो इनका बुद्धि परीक्षण था वह पहले और दूसरे संशोधन तक सिर्फ बच्चों की बुद्धि मापने के लिए था, यानी इसके द्वारा सिर्फ बच्चों की बुद्धि मापी जाती थी। लेकिन जो इनका तीसरा संशोधन हुआ तो तीसरे संशोधन में फिर एज लिमिट को बढ़ा दिया गया और फिर 2 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक के व्यक्तियों की बुद्धि मापी जाने लगी। तो बात करते हैं हम डेविड वेस्लर की इंटेलिजेंस स्केल के बारे में। वेस्लर, जिनका पूरा नाम था डेविड वेस्लर, तो डेविड वेस्लर स्टैनफोर्ड बिने मापनी से असंतुष्ट थे। और ये किस बात से असंतुष्ट थे? तो वह था कि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि पहले बिने टेस्ट में केवल बच्चों की बुद्धि मापी जाती थी। तो वेस्लर ने 1935 में यह घोषणा कर दी कि वह एक टेस्ट बनाएंगे जिसके द्वारा वयस्कों की भी बुद्धि का मापन हो सकेगा। और उसके बाद वेस्लर ने 1939 में वयस्कों के लिए वेस्लर वैल्यू इंटेलिजेंस स्केल नामक बुद्धि मापनी का निर्माण किया। इस मापनी के 2 भाग थे, शाब्दिक मापनी और क्रियात्मक मापनी, यानी इसमें 2 टाइप से बुद्धि का मापन होता था। एक तो शाब्दिक यानी क्वेश्चंस के थ्रू और दूसरा था परफॉर्मेंस के थ्रू, जिसमें परफॉर्मेंस के द्वारा बुद्धि का मापन होता था। इस मापनी का जो पहला संशोधन आया वह आया 1955 में और इस संशोधन के परिणाम स्वरूप इस मापनी का नाम बदलकर वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रख दिया गया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WAIS के नाम से भी जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वेस्लर मापनी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको दी जाए तो आप वीडियो में कमेंट करें। नेक्स्ट है हमारा रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जिसका निर्माण JC रेवन के द्वारा 1936 में किया गया। JC रेवन ने स्पेयरमैन के जी कारक का मापन किया। अब आपको पता ही नहीं होगा कि स्पेयरमैन का जी कारक क्या है, तो अभी जब हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि स्पेयरमैन ने जो द्विकारक सिद्धांत दिया, 2 फैक्टर थ्योरी, उसमें जी कारक क्या है और एस कारक क्या है। अभी के लिए आप इसको इतना समझें कि रेवन ने जो बुद्धि परीक्षण बनाया उसके द्वारा स्पेयरमैन के जी कारक का मापन होता था। फिर जब आप टाइप्स ऑफ थ्योरी का वीडियोस देख लेंगे उसके बाद जब फिर से इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यह एक तरह का अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल बुद्धि परीक्षण था। इसमें वर्ड्स का यूज नहीं किया गया था, इसमें पिक्चर के माध्यम से इंटेलिजेंस को मापा जाता था। यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है यह रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के क्वेश्चनार से रिलेटेड है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर 8 बॉक्स फिल हैं और 9वां बॉक्स खाली है। और हमें क्या करना है, हमें नीचे जो बॉक्सेस दिए गए हैं उस बॉक्स में से सही बॉक्स का चुनाव करके ऊपर वाले खाली बॉक्स में फिल करना है। तो अब आप सभी अपनी बुद्धि को दौड़ाएं और यह बताएं कि ऊपर वाले गोले में ऊपर वाले जो बॉक्स, जो एम्प्टी बॉक्स है, वहाँ पर नीचे वाला कौन सा इमेज फिट होगा। आप कमेंट के द्वारा मुझे बताएं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर 3 गोले दिए गए हैं, जिसमें से पहले 2 गोले आधे हैं, एक नीचे से आधा है, एक ऊपर से आधा सफ़ेद है, और जो तीसरा गोला है वो पूरी तरीके से ब्लैक है। वैसे ही उसके बाद जो नीचे वर्ग दिए गए हैं उसमें भी पहला वर्ग नीचे से आधा सफ़ेद, दूसरा वर्ग ऊपर से आधा सफ़ेद और तीसरा वर्ग पूरी तरीके से काला है। फिर जो
लास्ट रो है उसमें भी सेम प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे भी वर्ग में पहला आधा काला है और दूसरे में स्टार्टिंग का पॉइंट आधा सफ़ेद है, लास्ट का पॉइंट आधा काला है। अब हमें बताना है कि तीसरे बॉक्स में क्या होगा। तो जैसा कि हम ऊपर से देखते आए हैं कि तीसरे बॉक्स में दोनों ही पार्ट फुल हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो 6 नंबर वाला इमेज है, 6 नंबर वाला इमेज देखें, वो तीसरे रो से एकदम मैच कर रहा है और वह दोनों तरफ से ब्लैक है, तो वह इमेज वहाँ पर फिट होगा। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस या इन पिक्चर्स के द्वारा हमारी बुद्धि का मापन होता है, जैसा कि आप यहाँ दूसरे इमेज में भी देख पा रहे हैं। अब आपके लिए टास्क है कि पहले वाला का तो मैंने बता दिया, इस वाले इमेज का आंसर आप मुझे कमेंट के द्वारा बताएं कि जो ऊपर एक बॉक्स खाली है उसमें कौन सा नीचे का ऑप्शन या नीचे का बॉक्स फिट होगा। नेक्स्ट है हमारा गुड एनफ ड्रा ए माइंड टेस्ट। इसमें बच्चों के कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग यानी संप्रत्यात्मक चिंतन और प्रेक्षण की क्षमता का मापन किया जाता है। यह कैसे किया जाता है? तो इसमें पहले बच्चों को एक आदमी का चित्र बनाने के लिए दिया जाता था, एक मेल का, एक पुरुष का चित्र बनाने के लिए दिया जाता था। लेकिन बाद में 1963 में हैरिस ने इसका संशोधन किया और उस संशोधन के परिणाम स्वरूप इसमें एक मेल, एक फीमेल और जो प्रयोज्य है जिसके ऊपर यह प्रयोग किया जा रहा है उसको स्वयं का भी चित्र बनाने के लिए कहा जाता था और बाद में इसका नाम परिवर्तित करके गुड इनफ हैरिस ड्राइंग टेस्ट रख दिया गया। नेक्स्ट है कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण या कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं के बीच संबंधों एवं अमूर्त चित्रों से संबंधित समस्याओं का उत्तर खोजने का प्रयास करता था। जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ऊपर 9 इमेज हैं या 9 बॉक्सेस हैं या कहें तो 8 इमेज हैं, 9वां बॉक्स या 9वां इमेज एम्प्टी है, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब हमें क्या करना है, जैसा अभी आपने रेवन में देखा था, रेवन के टेस्ट में देखा था, तो उसी तरह यहाँ पे भी हमें नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करके ऊपर के क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर उसको फिट करना है या बताना है कि वहाँ पर कौन सा इमेज फिट होगा। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो पहला लाइन है उसमें जो वाइट पार्ट है वो पूरे बॉक्स पे है, दूसरे बॉक्स में वाइट वाला पार्ट थोड़ा सा कम हुआ है और तीसरे में वो एकदम हाफ हो गया है। फिर जो दूसरी रो है उसमें भी सेम प्रोसेस हुआ है कि पहले बॉक्स में वाइट वाली लाइन ऊपर से नीचे वर्टिकल में पूरी है। फिर दूसरे इमेज में भी आप देख रहे हैं कि जो वाइट पार्ट है वह थोड़ा सा कम हुआ है और तीसरे इमेज में वह आधा हो गया है। ऐसे ही जो लास्ट लाइन है उसमें भी आप देखें कि वाइट वाला पार्ट थोड़ा सा तिरछा करके दिया गया है और वो पूरे में है, पूरे पिक्चर में है। फिर दूसरे इमेज में वो थोड़ा सा कम हुआ है, तो तीसरे में क्या होगा, वो जस्ट आधा हो जाएगा। यानी जो हमारा ऑप्शन सी है वह यहाँ पर सही फिट होगा। तो इसी तरीके से आगे भी टेस्ट होते हैं। अब हम आइए कैटल के टेस्ट से संबंधित कुछ अन्य बातों को भी देखते हैं। इसके द्वारा सामान्य मानसिक क्षमता का मापन किया जाता है। बाद में इस परीक्षण का भी संशोधन हुआ और इस संशोधन के फलस्वरूप इसका नाम बदलकर कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट रख दिया गया, जो कि एक बार फिर से संशोधित हुआ और वर्तमान में इसे हम कल्चर रिड्यूस इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।